जय हिंद साथियों, तो फिर से आपका एक प्राचीन भारत के नए सीरीज में स्वागत है। और आज की सीरीज में हम बात करने वाले हैं सातवाहन वंश के बारे में। और इससे आपके जो टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वो आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो आइए इसे देखते हैं। और ये हमारा सीरीज नंबर 10 है। तो अगर अभी तक आपने 9 सीरीज को नहीं देखा है तो आपको उसका जो कि प्राचीन भारत का प्लेलिस्ट बना हुआ है आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ये मैं आपको जो प्रश्न बताता हूँ या कि IAS से PCS लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए आप स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला आपके सामने प्रश्न है कि सीमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था। ठीक है, तो भाई जो सीमुक है वो आपको पता होगा कि सीमुक जो है वह सातवाहन वंश के संस्थापक थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीमुक जो है वो जो कि सातवाहन वंश के संस्थापक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए, ये हमारा इंडिया है और यहाँ पे दक्षिण भारत में आपको पूरा यहाँ पे इतने में जो कि जो आपका सातवाहन जो साम्राज्य था, सातवाहन युग जो है वो पूरा इतने में जो कि फैला हुआ है। ठीक है, यही हमारा सातवाहन साम्राज्य था जो कि आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला के सामने यहाँ पे प्रश्न दूसरा वाला दिए गए कि निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त होता है। ठीक है, यानी किसके लिए एक ब्राह्मण जो कि प्रयुक्त हुआ है ये आपको बताना है। ठीक है, तो भाई किसके लिए हुआ है तो आपको पता होगा। सबसे जो अगर कह दीजिए योद्धा जो शासक था तो वो था आपका गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए ही यहाँ पे एक ब्राह्मण जो कि प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे गौतमी पुत्र सातकर्णी का आपको यहाँ पे इमेज दिखा देते हैं। बहुत ज्यादा योद्धा शासक था। ठीक है, जिसका यहाँ पे मूर्ति भी यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं यह गौतमी पुत्र सातकर्णी है। ठीक है, बहुत ज्यादा योद्धा शासक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला के सामने प्रश्न दिया गया तीसरा वाला कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थी। ठीक है, इन्हीं सातवाहनों की राजधानी भाई क्या थी। सातवाहनों की जो राजधानी थी वो थी प्रतिष्ठान। ठीक है, जैसे कि हम आपको इमेज के साथ दिखा देते हैं ताकि आपको एकदम दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, प्रतिष्ठान हम आपको दिखा देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे क्या है, पूरा यहाँ पे सातवाहन साम्राज्य है। ठीक है, सातवाहन साम्राज्य में हमारा पूरा यहाँ पे बीच में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे क्या है, तो ये प्रतिष्ठान जो है इनकी राजधानी है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने प्रश्न दिए गए कि सातवाहन वंश का महानतम शासक किसे माना जाता है। ठीक है, यानी सातवाहन वंश का सबसे महान जो शासक था वो कौन था। तो भाई महान भी कौन था, तो महान भी भाई गौतमी पुत्र सातकर्णी ही था। ठीक है, योद्धा भी था और ऊपर से एक योग्य शासक भी था। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये योग्य भी था और चूंकि यहाँ पे जो सातकर्णी प्रथम है ये भी योग्य था, परंतु ये योद्धा शासक भी था और योग्य भी था। ठीक है, दोनों था, तो ये सबसे महान शासक हुआ। ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये आपको ध्यान रखना है। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने ही जो कि नहपान को भी हराया था। जो शक शासक नहपान था, ठीक है, उसको भी उसने हराया था। आई होप आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने प्रश्न दिया गया पांचवा वाला कि निम्नलिखित राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश जो है वो कौन सा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे जो पुराना राजवंश है वो आपका सातवाहन वंश ही है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने प्रश्न दिया गया निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों में पुराणों में यानी श्री पर्वती कहा गया है। यानी किस वंश के शासकों को यहाँ पे पुराणों में श्री पर्वतीय के नाम से भी जाना जाता है। तो इक्ष्वाकु वंश के जो शासक हैं उनको पुराणों में श्री पर्वतीय भी कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्ष्वाकु होगा। यहाँ पर देखिए इक्वाकु यहाँ पे लिख दिए गए तो यहाँ पे छ रहेगा। ठीक है, यानी इक्ष्वाकु। ठीक, इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, इक्ष्वाकु रहेगा। तो इन जो ये जो शासक हैं इस वंश के शासकों को पुराणों में यहाँ पे श्री पर्वतीय भी कहा गया है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। और आपके सामने प्रश्न दिए गए सातवाहन यानी आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम इसको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आंध्र जो यानी सातवाहन जो राजा थे सबसे लंबी जो सूची है किस पुराण में मिलती है। ठीक है, किस पुराण में इनके माने सातवाहन वंश के बारे में हमको पता चलता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जो मत्स्य पुराण है, ठीक है, मत्स्य पुराण में हमको सातवाहन वंश यानी आंध्र जो सातवाहन राजा थे उनकी सबसे लंबी सूची हमको यहाँ पे मत्स्य पुराण में देखने को मिलती है। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे बोल दें कि किसमें यहाँ पे गुप्त वंश के बारे में पता चलता है यानी गुप्त काल, तो यहाँ पे आप वायु पुराण याद रखिएगा। ठीक है, यानी वायु पुराण में गुप्त जो काल था, ठीक है, उसके बारे में हमको पता चलता है। और यहाँ पे जो विष्णु पुराण है, ठीक है, विष्णु पुराण में हमारा यहाँ पे जो मौर्य वंश था उसके बारे में पता चलता है। तो यहाँ पे तीनों को याद रखना है। सबसे पहली बात कि यहाँ पर जो विष्णु पुराण है इसमें हमारा मौर्य वंश के बारे में पता चलता है। और यहाँ पे वायु पुराण से हमको यहाँ पे जो गुप्त वंश है, यानी देखिए वायु कैसे चलती है, गुप्त गुप्त यानी गुप्त होती है, हमको दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि वायु पुराण है तो यानी गुप्त वंश के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे वायु पुराण से गुप्त वंश के बारे में पता चलता है। और मत्स्य पुराण जो है ये आप सातवाहन वंश के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, आंध्र सातवाहन राजाओं की जो सबसे लंबी सूची है वो किस पुराण में मिलती है, तो मत्स्य पुराण में ही मिलती है। ठीक है, यहाँ पे हमको दिखाते हैं मत्स्य पुराण। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मत्स्य पुराण है, मत्स्य मतलब होता है मछली, आप पीछे यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मत्स्य पुराण है और यहाँ पे गोरखपुर जो कि गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा ये भी यहाँ पे छापा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आपके सामने प्रश्न दिया गया है कि किस सातवाहन वंश के शासक ने दक्षिणापथी
उपाधि जो कि धारण की थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको, यहाँ पे दक्षिणापथ जो पति की उपाधि जो है वो किसने धारण किया था, तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। यहाँ पे जो सातकर्णी प्रथम है, ठीक है, इन्होंने जो कि धारण किया था, ये भी एक योग्य शासक था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 9वां वाला जो प्रश्न दिया गया है कि 2 अश्वमेध यज्ञ, ठीक है, यानी 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ, क्या जो श्रेय है वो सातवाहन नरेश को दिया जाता है, यानी किस सातवाहन नरेश को दिया जाता है, यानी किसके समय में 2 अश्वमेध कराया गया था और 1 राजसूय यज्ञ कराया गया था, ठीक है। तो ये जो श्रेय है, आप ध्यान रखिएगा, जो सातकर्णी प्रथम है इसी को यहाँ पे जाता है। सातकर्णी प्रथम भी बहुत ही योग्य शासक था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ जो है वो इसका जो श्रेय है वो किस सातवाहन नरेश को दिया जाता है, तो यहाँ पे सातकर्णी प्रथम को ही दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 10वां प्रश्न दिया गया यहाँ पे कूट वाला थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए कि सातवाहन काल के प्रशासन में भाग लेने वाली जो महिला थी या फिर महिलाएं थी वो कौन थे, ठीक है। तो आपको एकदम सिंपल सा हम बताते हैं, यहाँ पे देखिए नागनिका जो थी ये भी थी, ठीक है, ये नागनिका भी थी। दूसरे बात पे यहाँ पे गौतमी जो बलश्री थी ये भी यहाँ पे जो सातवाहन काल में जो प्रशासन के में भाग लेने वाली महिला थी, ये दोनों लोग जो कि प्रशासनिक के रूप में भाग लेने वाली महिला थी। लेकिन अगर आपको यहाँ पे बोल दे कि वशिष्ठी भाई नहीं थी, ठीक है, क्योंकि वशिष्ठी तो एक मतलब कि पुत्र था, वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमापी, ठीक है, वो तो एक मान लीजिए एक मतलब पुरुष था, ठीक है। और ये प्रभावती भाई ये तो हमारा यहाँ पे वकाटक वंश में चला जा रहा है, ठीक है। तो यानी 2 जो है यानी नागनिका जो है और हमारा गौतमी बल यहाँ पे श्री जो है ये हमारे दोनों लोग जो है वो सातवाहन काल में प्रशासनिक में भाग लेने वाली महिला थी। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा पहला दूसरा जो ये करेक्ट हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर कौन सा है, तो यहाँ पे 1 और 2 जो है हमारे पे करेक्ट है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पे नागनिका और गौतमी बलश्री को याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्रश्न है कि भारत में भूदान की प्रथा प्रारंभ हुई थी, ठीक है, यानी भारत में जो भूदान की प्रथा है वो प्रारंभ हुई थी, यानी सातवाहन युग के समय ही प्रारंभ हुई थी। यानी भूमि यानी जो कि कर के बदले यानी पैसे के बदले भूमि को दान में देना वो हमारे क्या हो जाता था, भूदान, ठीक है। तो ये सातवाहन युग के समय में आरंभ भी हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन में 12वां प्रश्न दिया गया कि सातवाहन की राजकीय भाषा जो थी वो क्या थी, ठीक है, यानी सातवाहनों की राजकीय भाषा, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। जो उनकी राजकीय भाषा थी वो थी प्राकृत, ठीक है, प्राकृत भाषा जो कि ये लोग बोलते थे, यानी इनकी जो राजकीय भाषा थी सातवाहनों की वो एक प्राकृतिक भाषा थी, ठीक है, यानी प्राकृत भाषा। तो देखिए आप ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था जो कि मैं आपको सामने लेकर के आया हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो 13वां जो हमारा प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित अभिलेखों के स्रोतों में किसमें सातवाहन वंश के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, नहीं मिलती है बोला गया, मिलती है की बात नहीं की गई, नहीं मिलती है, ठीक है, यानी उस किस मतलब अभिलेख में हमारे पे सातवाहन वंश के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, अशोक के अभिलेख में भाई भी मिलती है, सातवाहन के अभिलेख में भी मिलती है, कलिंग नरेश खारबेल जो थे उनके भी अभिलेख में मिलता है, लेकिन ये जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख था इसमें जो कि नहीं मिलती है। क्योंकि तो देखिए अगर हम आपको इसको एग्जाम्पल से बताएं कि मैंने आपको बताया था बौद्ध धर्म में जो उनका जन्म जो हुआ था गौतम बुद्ध का वो लुम्बिनी में हुआ था, उसका भाई जानकारी हमको किससे मिलता है, तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। लेकिन ये जो सातवाहनों वंश की जो इतिहास है इसकी जानकारी हमको इससे नहीं मिलती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ये हमारा रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो सातवाहन वंश से जो भी टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न थे वहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। तो ये हमारा जो 10वां वाला सीरीज है वो कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट सीरीज में बात करेंगे यहाँ पे शक के बारे में या फिर पहलव कुषाण मध्य एशिया से जो संपर्क हुआ था, ठीक है, उससे जो आपके इंपॉर्टेंट जो प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर कोई वीडियो थोड़ा सा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और आपको और भी बेहतर तरीके से पढ़ा पाते हैं। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड विजय, वंदे मातरम।